हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज से हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का, क्लास 11th के लिए। ये 5th चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस 5th चैप्टर में हम प्रैक्टिकल्स को समझेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का मेन प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट्स क्या है, उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे उनकी एंट्री की जाती है, या जब हम उनकी एंट्रीज करते हैं जर्नल में तो जो अकाउंट्स होते हैं लेजर के, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं, जब पोस्टिंग करते हैं एंट्रीज़ की उनको लेजर में, तो कौन से अकाउंट्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन सा अकाउंट डिक्रीज़ होता है या कौन सा अकाउंट इंक्रीज़ होगा, या फिर उसके साथ जब हम कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, जब ट्रेड करते हैं, तो उससे हमारे कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं अफेक्ट होते हैं, पॉजिटिवली या एडवर्सली इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो अक्रूवल बेसिस पे हों, चाहे वो कैश बेसिस पे हों, डिफरेंट अकाउंट्स का क्या ट्रीटमेंट रहेगा। ये सारा जो है अकाउंटिंग इक्वेशंस हमें समझाती हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैविंग डुअल एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिनका डुअल एस्पेक्ट रहता है, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों शो करती है। जो अगर एक चीज़ डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी, एक क्रेडिट हो रही है तो दूसरी चीज़ डेबिट भी होगी। तो ये जो शो करते हैं इसी को ही मेनली क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन को जो डिफ़ाइन किया जाता है, एक स्टेटमेंट से डिफ़ाइन किया जाता है, एक इक्वेशन से जो डिफ़ाइन किया जाता है, वो इक्वेशंस क्या है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। जैसे मैंने बताया था कि बैलेंस शीट जो रहती है उसके दो पार्ट्स रहते हैं, एक लाइबिलिटीज़ रहती है लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में क्या रहते हैं, एसेट्स। लाइबिलिटीज़ में क्या रहते हैं, जो कैपिटल्स जो आप सबसे पहले आती है ऊपर कैपिटल हेड बनाया जाता है, उसके अंदर आती हैं जो पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं, ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कैपिटल रहती है। और एडिशनल कैपिटल अगर किसी साल में या उसी साल सेम ईयर में, जिस ईयर में उन्होंने बिजनेस कमेंस किया है, अगर वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्रेश कैपिटल और एक्स्ट्रा पैसे लेकर आते हैं, तो वो ऐड की जाएगी इसमें। अगर वो शेयर कैपिटल इशू करती है, शेयर्स इशू करती है कंपनी, तो वो भी कैपिटल हेड में ही आएगा। रिडीम शेयर कैपिटल जो करती है वो भी शेयर कैपिटल में ही आएंगे। प्रेफरेंस शेयर हो गए, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, वो भी इसके अंदर हेड के अंदर शो होंगे। उसके बाद इसके अंदर ही एक हेड शो होता है लाइबिलिटीज़ का, जिसमें डिफरेंट लाइबिलिटीज़ आती, क्रेडिटर्स आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आगे, या और जो एक्स्ट्रा कुछ लाइबिलिटीज़ होंगी सारी वो इसमें नोट की जाएंगी। उसी के बाद क्या, मतलब कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को मिला के लेफ़्ट साइड बनती है बैलेंस शीट की, जिसको ओवरऑल हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। राइट साइड में क्या, हमारे एसेट्स आते हैं, चाहे वो करंट एसेट्स हों, चाहे फिक्स्ड एसेट हों, चाहे फिक्टिशियस एसेट हों, उन सबको क्या है नोट किया जाता है। चाहे एक्सपेंसेस ही हों, जो एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स में आते हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, तो वो सारे एसेट्स में आते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ये दोनों क्या एंड में क्या है, इक्वल रहनी चाहिए। ये बैलेंस शीट मैचिंग रहती है, हमेशा इक्वल रहनी चाहिए दोनों, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड हमेशा इक्वल रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, यही अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। ये हमेशा जो है ना, दोनों साइड्स जो है हमेशा मैच करनी चाहिए, तभी बैलेंस शीट एग्जैक्ट मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर मैच करने पे ही 100% जो है बैलेंस शीट सही हो, उसमें भी हो सकता है कुछ फ्लॉज हो, मिस रिप्रेजेंटेशन हो, फिगर्स जो है वो चेंज की गई हो मैच करवाने के लिए, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस में माना जाता है बैलेंस शीट को, वो दोनों जो है मैचिंग साइड जो है इक्वल होनी चाहिए, तभी वो है बैलेंस शीट जो बैलेंस्ड मानी जाएगी, ये करेक्ट मानी जाएगी। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़, यही यहाँ पे भी दी हुई है, जो कह रहा है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। देखो अब एसेट्स में से अगर आप लाइबिलिटीज़ माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, कैपिटल हेड बचेगा। ये तीन चीज़ें हैं, एसेट्स के बराबर क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अगर एक माइनस कर दोगे तो उसकी दूसरी उसके इक्वल आ जाएगी। एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करोगे तो कैपिटल आएगी, एसेट्स में से कैपिटल माइनस करोगे तो लाइबिलिटीज़ आएगी। यहाँ पे ये वही दिया हुआ है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस की तो कैपिटल, एसेट्स में से कैपिटल माइनस करेंगे तो लाइबिलिटीज़, और दोनों को ऐड करेंगे तो एसेट्स के इक्वल आएगा। तो ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये सारा चैप्टर जो है हम यही समझेंगे
कि जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं उसमें जब हम एंट्री करेंगे, जो जर्नल एंट्री जो ट्रांजैक्शंस हुई है उस ट्रांजैक्शन का अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है, एसेट्स के अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है, लाइबिलिटीज़ के अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है, या हो सकता है जो डुअल एस्पेक्ट है डेबिट या क्रेडिट, वो दोनों डेबिट या क्रेडिट एसेट को इफेक्ट कर रहा हो या लाइबिलिटीज़ को इफेक्ट कर रहा हो, या एक एसेट या एक लाइबिलिटीज़ को इफेक्ट कर रहा हो। जितने भी जो भी चेंजेस आएंगे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन की वजह से, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उनका ट्रीटमेंट भी देखेंगे, उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सोल्व करके देखेंगे। जितने भी एसेट्स में कौन कौन से हेड्स आते हैं, जो कुछ हेड्स कवर करेंगे हम जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसी तरह लाइबिलिटीज़ जो हैं उसके लाइबिलिटीज़ हेड के अंदर जो भी लाइबिलिटीज़ आएंगे, करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, उसको कवर करेंगे। और साथ ही साथ जो कैपिटल आएगा, कैपिटल में क्या चेंजेस आते हैं ट्रांजैक्शन की वजह से, वो सारे हम जो है पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये एक आपको ओवरव्यू था, जस्ट एक डेफिनेशन थी अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या, उसको कैसे नोट किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस जो हमने समझी है, जो कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ होती है। अब इसे डिफरेंट जो केसेस हैं, डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। जैसे कि पहला केस है ट्रांजैक्शंस अगर अकाउंटिंग इक्वेशंस को सेम साइड पे इफेक्ट करती हैं, सेम साइड मतलब एक साइड को ही इफेक्ट करती हैं, तो उसका अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे अकाउंट्स जो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। सेम साइड मतलब दोनों, जैसे एक एंट्री के, एक ट्रांजैक्शंस के दो आस्पेक्ट होते हैं, तो दोनों आस्पेक्ट जो हैं एक ही सेम साइड को इफेक्ट करें। जो इक्वल टू वाला साइन है ना आपका, या तो एसेट्स को इफेक्ट करे दोनों आस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट भी, या फिर कैपिटल या लाइबिलिटीज़ को इफेक्ट करें, डेबिट या क्रेडिट के सेम साइड को इफेक्ट करें, या तो एसेट साइड को या तो कैपिटल और लाइबिलिटी साइड को। तो हम जो पहला केस करने जा रहे हैं वो सेम साइड वाला करने जा रहे हैं कि एसेट्स को कैसे इफेक्ट करते हैं और लाइबिलिटीज़ को कैसे इफेक्ट करते हैं। दोनों एक एग्जांपल समझेंगे। पहले एसेट्स की समझते हैं कि एसेट्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। उससे क्या है कि एक अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन वन एसेट, तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, आउटकम क्या हो सकता है, डिक्रीज इन अनदर एसेट। हो सकता है कि दूसरा एसेट जो है डिक्रीज हो रहा हो, जैसे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब ना एक बिजनेस में गुड्स सप्लाई की, गुड्स बेची गई हैं, सेल्स की गई है, गुड्स बेची गई हैं 1000 रुपये की, तो उसमें क्या हुआ, कैश बेसिस पे बेची गई हैं, कैश पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो उसमें क्या है, हमने सामान बेचा, हमारे पास कोई रॉ मटेरियल से हमने फाइनल प्रोडक्ट फिनिश किया था, फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक पड़ा था, हमने 1000 का स्टॉक जो है रिलीज़ कर दिया, बेच दिया उसे। हमारे पास क्या था, स्टॉक कम हो गया। तो उससे क्या है, स्टॉक क्या है, करंट एसेट का पार्ट है, मतलब कि एक साइड से हमारा जो है स्टॉक है कम हो गया, एसेट डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्या है कि हमने जब सेल की, हमारे पास रेवेन्यू आया कैश की फॉर्म में, 1000 रुपये आए। जब हमारे पास कैश आया, कैश बढ़ा, तो हमारा करंट एसेट का पार्ट है कैश भी, तो कैश इंक्रीज करेगा करंट एसेट को, कैश वाले अकाउंट को। तो इससे क्या है, इंक्रीज इन वन एसेट। तो पूरी इक्वेशन क्या हो गई, इंक्रीज इन वन एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। अगर कैश आया, हमारे पास कैश बढ़ा, तो उसके बदले में स्टॉक कम हुआ, दोनों ही एसेट के पार्ट थे, वो दोनों ही करंट एसेट के पार्ट थे। तो ये क्या था, सेम साइड वाला एसेट्स के केस में। नेक्स्ट हम आते हैं लाइबिलिटीज़ की केस में। लाइबिलिटीज़ क्या कहती हैं कि इंक्रीज इन वन लाइबिलिटी रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, या फिर डिक्रीज इन वन लाइबिलिटी रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी। हमारा ना क्रेडिटर्स था, सपोज करो कि 50,000 रुपये का कोई क्रेडिटर था, हमने ना किसी से सामान खरीदा था सप्लायर से क्रेडिट बेस पे, तो उसे पेमेंट करनी थी, हमने पेमेंट की नहीं, 50,000 रुपये देने हैं उसे अभी। तो सप्लायर को जो 50,000 रुपये देने थे, तो जैसे मेरा बिजनेस था, मैंने क्या किया, उसे कैश में पेमेंट नहीं की, ना ही चेक से पेमेंट की। मैंने क्या उसके साथ डील कर ली कि मैंने जो तुझसे सामान लिया 50,000 रुपये का, मैं उसके बदले तुझे डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ अपनी कंपनी में। 50,000 रुपये के डिबेंचर्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी अपने एक शेयर्स इशू करती है ना, शेयर्स होती है हिस्सेदारी। तुम मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो, शेयर्स ले लो, शेयर कैपिटल इशू जो करते हैं, जो शेयर कैपिटल, ये 12th का आपका चैप्टर है, 12th का सिलेबस है आपका। बस आप थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। जो शेयर्स होते हैं, कंपनी जब इशू करती है तो अपनी हिस्सेदारी, ओनरशिप राइट जो है सेल करती है, आपको ओनरशिप देती है कंपनी में कि आप इतने % के मालिक हो, कंपनी के ओनर हो। तो बहुत फ्रैक्शंस में
डिवाइड कर देती है उसको शेयर्स में। काफ़ी लाखों या करोड़ों के शेयर्स रहते हैं, नंबर्स में रहते हैं, तो उनकी अलग अलग वैल्यू रहती है। तो उसने 50,000 रुपये के मान लो शेयर्स इशू जैसे कर दिए, तो उसमें ओनरशिप राइट मिल जाती है। अगर मैंने सेलर को, सप्लायर को 50,000 रुपये के शेयर्स इशू किए होंगे तो 50,000 रुपये का मेरी कंपनी में मालिक हो जाएगा। जब मर्जी वो अपने शेयर्स बेच सकता है, मुझे सेल कर सकता है, किसी और को बेच सकता हो शेयर्स, तो वो कंपनी का उतने परसेंट का मालिक बन जाएगा जितने परसेंट उसके पास ओवरऑल शेयर्स होंगे। तो उसके बाद क्या है, डिबेंचर्स आ गए। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक तरह का लोन होता है बिजनेस पे। जैसे मैंने उसे शेयर्स इशू किए, तो उसी तरह मैं उसे डिबेंचर्स इशू करूँगा कि मैंने तुझे अपनी कंपनी में 50,000 रुपये डिबेंचर्स दिए हैं, मतलब कि तू 50,000 रुपये का लेनदार है मेरी कंपनी से, कि एज अ लोन तूने मुझे दिया 50,000 रुपये का। तो डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस रहता है, जैसे शेयर्स पे प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड देते हैं, जितने तुम्हारे शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग जितना डिविडेंड होगा वो तुम्हें मिलेगा, शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी आगे फ्यूचर में, तो वो तुम्हें प्रॉफिट होगा। डिबेंचर्स में क्या होता है कि ना, कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिक्स टाइम पीरियड के लिए ना कंपनी लोन ले लेती है, तो पब्लिक से जनरली जितने रुपए का लोन मतलब दे सको, डिफरेंट डिबेंचर्स के रेट निकाल देती है, कितने रुपए का डिबेंचर हुआ, जैसे शेयर्स होता है, बस उसको लोन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि फिक्स टर्म के लिए कंपनी उनसे पैसा लेती है, उतने टर्म के लिए वापस कर देती है। तो बदले में जो है कंपनी जो है, जो कस्टमर्स, जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, शेयर होल्डर जैसे रहते हैं वैसे डिबेंचर्स होल्डर रहते हैं, उन्हें टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर्स के बदले। वो इंटरेस्ट वेरी करता है, हो सकता है 2% हो, 4% हो, 5% हो, 10% हो, या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो 12 से 13% हो। तो उनको क्या, हाफ ईयरली या पर एनम के बेसिस पे इंटरेस्ट पे करती रहती है कंपनी, तो उनको ये इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही साथ हो सकता है जो डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही हो, उन्हें डिस्काउंट पे इशू कर रही हो, उनसे क्या है कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि 10 रुपये वाला जो डिबेंचर है उन्हें 8 रुपये में ही दे रही हो, 8 रुपये की चीज़ दे रही है उन्हें 10 रुपये वाली, वो खरीद रहे हैं, कल को जब उन्हें वापस मिलेंगे तो 10 रुपये के हिसाब से ही मिलेंगे, 2 रुपये तो वहीं पे बेनिफिट हो गया, इंटरेस्ट अलग से मिलेगा। तो ये शेयर्स और डिबेंचर्स थे, ताकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको पता रहे कि डिबेंचर्स हैं क्या। तो कंपनी क्या है, सेल्समैन को, सप्लायर को 50,000 रुपये कैश पेमेंट देने की बजाय डिबेंचर्स इशू कर देती है। अब डिबेंचर्स जबकि लोन हो गया एक तरह से कंपनी का, तो वो लोन क्या होगा, लायबिलिटी कंसीडर किया जाएगा। अब सीधा सीधा क्या हो गया, लोन लायबिलिटी है, तो कंपनी को क्या है, सरदर्दी के आगे 50,000 रुपये का जो है लोन बढ़ गया, अब वो इंक्रीज हो जाएगी लायबिलिटी। लोन हेड जो लिखा जाएगा, लायबिलिटी हेड होगा, उसके अंदर लिखा जाएगा लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स जो लिखे जाएंगे, डिबेंचर्स वो बढ़ जाएंगे। जो क्रेडिटर्स थे 50,000 रुपये की पेमेंट करनी थी वो सेटलमेंट हो गई, तो क्या है, क्रेडिटर्स जो 50,000 रुपये से कम हो जाएंगे, या 50,000 रुपये के ही थे तो ख़त्म हो जाएंगे वो क्रेडिटर्स। मतलब एक लायबिलिटी को कम करने के लिए हमने दूसरी लायबिलिटी जो है खड़ी कर ली, बढ़ा ली। तो ये भी सेम साइड को इफेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ लायबिलिटीज़ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो क्या डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिटर्स कम हुए तो इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, डिबेंचर्स क्रिएट हो गए जो कि लॉन्ग टर्म्स लोन है। तो ये थी हमारी सेम साइड इफेक्ट करने वाली ट्रांजैक्शन, जो अकाउंटिंग इक्वेशंस को सेम साइड पे इफेक्ट कर देती हैं। नेक्स्ट केस पर आते हैं, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग बोथ साइड्स। इससे पहले हमने किया था सेम साइड, या तो इसे इफेक्ट कर रही हो एसेट्स को, या कैपिटल और लायबिलिटीज़ को अफेक्ट कर रही हो। अब हम करेंगे जो केस पढ़ेंगे उसमें करेंगे एसेट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं एक ही ट्रांजैक्शंस में, साथ ही साथ लायबिलिटीज़ या कैपिटल भी इफेक्ट हो रही है एक ही ट्रांजैक्शंस में। डुअल एस्पेक्ट में हो सकता है एक आस्पेक्ट हो डेबिट या क्रेडिट का, उसमें जो है एसेट इफेक्ट हो रहा हो, दूसरे एस्पेक्ट में लायबिलिटीज़ या कैपिटल इफेक्ट हो रही हो। तो इसको स्टडी करेंगे हम। इसमें 4 केसेस हैं डिफरेंट, चारों को एक एक करके स्टडी करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहला है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसमें क्या है, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, कि एक ट्रांजैक्शन से एसेट भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी क्या है, इंक्रीज होगी। तो वो कैसे होगा, गुड्स वर्थ ₹10,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब इसमें क्या है, 10,000 रुपये का सामान था, हम एज अ परचेज़र हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमने सप्लायर से 10,000 रुपये का जो है रॉ मटेरियल परचेज़ किया, स्टॉक्स परचेज़ किए, गुड्स परचेज़ की 10,000 रुपये की, तो वो क्रेडिट पे परचेज़ की, हमने पेमेंट नहीं की। तो उससे क्या होगा, हमारे पास गुड्स आएंगी, जो करंट एसेट का पार्ट है वो बढ़ जाएगा। उसके बदले क्या है, 10,000 रुपये जो हमने पेमेंट करनी थी वो की नहीं, कैश में क्रेडिट पे ख़रीदा, उससे
हमारे ऊपर एक डेट आ गया, कर्जा आ गया, 10,000 रुपये पेमेंट करनी है हमने फ्यूचर में क्रेडिटर को। उससे क्या है, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हमारा कर्जा बढ़ गया, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो क्या है, गुड्स आई, करंट एसेट तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में लाइबिलिटीज़ बढ़ी। किस वे में, क्रेडिटर्स के फॉर्म में। तो ये पहला केस यही कहना चाह रहा है कि इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो पहला क्लियर हो गया आप लोगों को। सेकंड पे आते हैं, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डिक्रीज इन एसेट्स। ऊपर वाले में क्या था, एसेट भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। सेकंड वाले में क्या है, लाइबिलिटी भी कम हो रही है, एसेट भी कम हो रहा है। अब वो कैसे होगा, पहले वाले में क्या किया था हमने, जो है गुड्स परचेज की थी 10,000 रुपये की क्रेडिटर से, तो उसने हमारा स्टॉक तो बढ़ाया था करंट एसेट, प्लस हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ा दी थी क्योंकि क्रेडिटर्स पे परचेज किया था। अब हम उसी क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने पे क्या होगा, हमारा जो कैश, हम कैश में पेमेंट करेंगे, करंट एसेट का पार्ट है, कैश चला जाएगा और हमारी जो लाइबिलिटीज़ है, जो क्रेडिटर्स थी 10,000 की, वो ख़त्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी 10,000 रुपये से। तो इससे क्या है, कैश गया, हमारा करंट एसेट कम कर गया, साथ ही साथ क्या है, हमारी जो क्रेडिटर्स थे वो भी कम कर गया, एसेट्स भी कम हो गए, लाइबिलिटीज़ भी कम हो गई। बस फ़र्क क्या रहा कि दोनों केसेस में जो लाइबिलिटीज़ थी वो बढ़ी थी, क्रेडिटर्स बढ़ी थी, कम हुई थी, क्रेडिटर्स ही कम हुई। एसेट्स की बात करें, बढ़ाने में गुड्स का हाथ था, गुड्स आए थे तो करंट एसेट बढ़ा था, कम हुआ तो कैश ने कम किया है, कैश जो है पैसे लेके गया, तो कैश वाला जो अकाउंट है वो कम हुआ है। वहाँ गुड्स थी, यहाँ कैश है, तो एसेट चेंज हो गए, जो है लाइबिलिटीज़ जो है सेम ही रही। तो इससे क्या है कि इफेक्ट्स जो है डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट नेचर का हो सकता है, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा, एसेट इंक्रीज हुआ तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो एसेट्स भी डिक्रीज हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेम एसेट इंक्रीज हुआ तो सेम लाइबिलिटी इंक्रीज हो, या फिर सेम एसेट डिक्रीज हुआ तो सेम लाइबिलिटी ही डिक्रीज हो, दोनों केसेस में। थर्ड आते हैं हम, इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। अब एसेट कैसे इंक्रीज होगा और ओनर की कैपिटल कैसे इंक्रीज होगी। ओनर की कैपिटल क्या होती है, एक प्रोप्राइटर जो बिजनेसमैन है या ओनर है, अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, कैश लेकर आता है। जब बिजनेस में पैसा डालेगा तो बिजनेस का जो अकाउंट होगा उसके पास कैश आ जाएगा। तो इससे क्या है, बिजनेस के पास कैश आया, बिजनेस के पास कैश इनफ्लो हुआ, तो बिजनेस अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, मेरे पास कैश आया। तो कैश क्या है, करंट एसेट है, कैश बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ने के साथ क्या है, जब जो बिजनेसमैन है उसने अपने ही बिजनेस में पैसा लगाया है, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो अल्टीमेटली जो कैश था उसको, उसकी कैपिटल को बढ़ाएगा ना, क्योंकि उसी कैश से अगर उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है, जो प्रॉफिट कमाता हो बिजनेस में लगाता है, तो कैपिटल ही बढ़ा रहा है ना उसकी, उसका शेयर ही बढ़ता जा रहा है ना उससे। तो जब इन्वेस्ट कर रहा है तब भी तो उसी की कैपिटल है ना, उसने इन्वेस्ट की, बेशक बिजनेस के नाम पे है, बिजनेस जो कैश बढ़ा वो बिजनेस की बुक्स में बढ़ा है, लेकिन जो कैपिटल बढ़ी है बिजनेस की बुक्स में बढ़ी है वो तो उसी की, पार्टनर की है ना वो कैपिटल। तो इससे क्या है, पार्टनर की कैपिटल भी बढ़ी, बिजनेस के पास कैश भी बढ़ा क्योंकि इनफ्लो बढ़ा। तो क्या है, इससे कह लो कि एक तीर दो निशाने जैसा कंसेप्ट है, कैश भी बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ी, उसकी कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की, तो इससे क्या है, एसेट बढ़ा और ओनर की कैपिटल बढ़ी। तो ये पॉइंट तीसरा है, यही डिस्क्राइब करना चाह रहा है इस एग्जांपल से। नेक्स्ट आते हैं ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर। ड्राइंग्स क्या होती हैं, और अभी जिसने 50 लाख इन्वेस्ट किया है पार्टनर ने, उससे हो सकता है कोई सडनली इमरजेंसी आ गई हो, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ और पेमेंट करनी हो, कुछ डेट हो उसके ऊपर, या कुछ और उसने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हो, उसे इमरजेंसी चाहिए हो, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए चाहिए हो, तो उसने 10 लाख रुपये जो है विदड्रॉ करवा लिए अपने बिजनेस में से कि भाई मुझे 10 लाख चाहिए, मैं निकलवा रहा हूँ, बाद में दे दूँगा। तो उससे क्या है, उसी के पैसे थे, उसने इन्वेस्ट किए थे प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस ग्रो करने के लिए। अब उसने पैसे निकलवा लिए अपने, 40 लाख ही रह गए उसके, उसी की कैपिटल कम हुई। अब जो 10 लाख निकले हैं उसने कैश लिया है, तो बिजनेस में से सीधा 10 लाख कैश चला गया, तो बिजनेस का कैश भी कम हो गया। वही से एक तीर दो निशाने, अगर ड्राइंग की है, कैश भी कम कर देगा वो, तुम्हारी कैपिटल भी कम कर देगा। कैश का मतलब एसेट इंक्रीज हो गया, कैपिटल का मतलब तुम्हारी कैपिटल इंक्रीज होगी, जो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज का साइड थी। तो इससे क्या है, ये दोनों चीज़ें कैसे इफेक्ट करेंगी, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट्स, ड्राइंग्स के थ्रू। तो ये हमने किए ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग बोथ साइड्स, जो 4 केसेस थे इसके, हमने वो स्टडी किए। अब जो इसके बाद नेक्स्ट आता है वो आता है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। मोर देन 2 आइटम्स या फिर कह लो मोर देन 2 अकाउंट्स। हमने जो अभी फर्स्ट केस किया था उसमें एग्जांपल ली थी, गुड्स वर्थ ₹10,000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट।
यहाँ तो 10,000 रुपये की परचेज़ की थी क्रेडिट पे। अब लास्ट वाले में जो मोर देन 2 आइटम्स वाला केसेस है, उसमें हमने गुड से जो है सामान तैयार किया होगा, फिनिश प्रोडक्ट बनाया होगा गुड से 10,000 रुपये की। हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब लेके, रॉ मटेरियल सब लेके, लेबर लेके, वेजेस वगैरह सब पे करके उनकी, वो आया था हमारा 15,000 रुपये की। 10,000 का सामान 15,000 रुपये में पूरा फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब हमने वो 15,000 रुपये का प्रोडक्ट 20,000 रुपये में बेच दिया, सेल कर दिया। हमें 20,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब क्या है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो थी 15,000। हमारी जो कुल लागत आई थी एक प्रोडक्ट तैयार करने में, बेचा हमने 20,000 में। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमसे जो प्रोडक्ट गया, हमसे जो स्टॉक गया वो 15,000 का गया, 15,000 का कम हो गया। स्टॉक क्या रहता है, करंट एसेट। करंट एसेट क्या रहेंगे, 15,000 से कम हो जाएंगे। हमने सेल की है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। रेवेन्यू कब जनरेट हो, जब आपके पास कैश रिसीव हो जाए, पेमेंट हो जाए, रिसीव हो जाए, आपके पास जो पेमेंट रिसीट्स आ जाएँ। 20,000 रुपये आए, हमने 15,000 का सामान बेचा, मतलब कि 20,000 कैश आया है। अब हमारा कैश क्या है, करंट एसेट। गुड्स जो 15,000 की गई वो तो करंट एसेट्स था ही था, जो कैश आया वो भी करंट एसेट है। मतलब एक करंट एसेट कम हुआ तो कैश वाला जो करंट एसेट है वो बढ़ गया। ये 2 आइटम्स होगी, इसमें बात हो रही 2 से ज़्यादा आइटम्स की। अगर आपने ध्यान दिया हो कि हमने 15,000 का प्रोडक्ट बेचा है 20,000 में, मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 15,000, रेवेन्यू जनरेट हुआ 20,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप एक्सपेंसेस मान लो 15,000 और रेवेन्यू 20,000। तो हमारा जो इनकम वाला कंसेप्ट क्या कहता था, इनकम या प्रॉफिट वाला, एक्सपेंस रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, क्या जनरेट हो जाएगी, आपकी इनकम आ जाएगी या फिर प्रॉफिट आ जाएगा। आपका जो गेन हुआ वो 5,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है, उसने क्या है, प्रॉफिट क्या है, बिजनेस में ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, जिसने 50 लाख रुपए लगाए थे, मैंने एक एग्जांपल में बताया था, वो प्रॉफिट कमाने के लिए आया बिजनेस में। उसने प्रोडक्शन की होगी, प्रोडक्ट तैयार किया होगा, बेचा होगा, रेवेन्यू जनरेट किया होगा, तभी उसको प्रॉफिट होगा, तभी तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी उसकी। अब ये जो 5,000 रुपये है ना, उसकी कैपिटल बढ़ाएंगे, उसकी कैपिटल में जाएंगे, उसके खाते में जाएंगे। उसने सारे सबकी जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे फैक्ट्रीज में, उनकी पेमेंट की, सैलरी दी उन्हें, लेबर्स को वेजेस दी, फैक्ट्री रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह पे किए, जो वाटर बिल्स थे वो पे किए होंगे, या फिर और छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे, पेटी कैश एक्सपेंसेस होंगे, वो बियर करके, जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस है, सारे खर्चे निकाल के उसने 15,000 में 5,000 रुपये का जो उससे प्रॉफिट बचा है वो उसके पास जाएगा। अगर पार्टनर्स है तो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर शेयर कैपिटल का है तो वही बांटेंगे। 5,000 तो एक छोटी सी एग्जांपल दी है, इसमें करोड़ों का प्रॉफिट होगा तो वैसे ही बढ़ जाएगा, उसका शेयर उसको मिल जाएगा, उसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो इसमें कौन से अकाउंट इफेक्ट हुए, हमारे पास स्टॉक गया, हमने सेल किया, करंट एसेट का पार्ट था, स्टॉक कम हुआ एक आइटम। दूसरी आइटम रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो जो सामान बेचा 20,000 रुपये आए, कैश बढ़ा, वो भी करंट एसेट का पार्ट था। मतलब 2 एसेट तो बढ़ गए, 2 आइटम्स हो गई। तीसरा प्रॉफिट बढ़ा, जो हमारी जो ओनर है उसकी कैपिटल बढ़ाएगा। मतलब कि बोथ साइड तो इफेक्ट हुए ही हुए, लेकिन 2 से ज़्यादा अकाउंट्स भी इफेक्ट हुए। तो ये केस था, कहना चाह रहा था कि ट्रांजैक्शन जो है 2 से ज़्यादा आइटम्स भी इफेक्ट करती, 2 साइड्स में 3 अकाउंट्स जो इफेक्ट हुए हैं, एसेट के 2 और एक कैपिटल का। तो इसी के साथ हमारे तीनों केसेस कवर हो गए हैं। पहला जो था सेम साइड वाला, दूसरा बोथ साइड वाला, तीसरा बोथ साइड बट मोर देन 2 आइटम्स। तो ये तीनों कंसेप्ट कवर हो गए। इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो 5th चैप्टर है यहाँ से आपको चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो चुकी होंगी, आपको मज़ा आ रहा होगा इसे पढ़ने में। हमारा ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो प्रैक्टिकल्स पे रहेगा, प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम पे रहेगा। उसी एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम जो चीज़ों को समझेंगे, उन्हें प्रैक्टिकल जो है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, उनकी आउटपुट निकालेंगे, क्या कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, रिकॉर्ड्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी 11th की अकाउंटिंग। जितने भी आपने थ्योरेटिकल पोर्शंस पढ़ा अभी तक, वो आपको यहीं पे काम आने वाला। तो पीछे वाले लेक्चर्स हैं सारे, उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उन्हें अच्छे से स्टडी कीजिए। जो मैंने हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड किए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए ये सब चीज़ें। जो हमारे लेक्चर्स हैं आप डेली देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।